अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन्स कुछ जो बचे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ आपसे शेयर करेंगे। कल हमने कुछ प्रोटीन्स के फंक्शंस देखे थे, प्रॉपर्टीज़ नहीं है दरअसल। कुछ प्रोटीन्स के फंक्शन हमने कल डिस्कस किए थे, कुछ के आज करने वाले हैं। इनमें जो यहाँ हमारे पास बचते हैं उसमें से हार्मोन हैं। सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, लेकिन हार्मोन्स की कुछ अक़साम प्रोटीन है। हार्मोन किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस या मैसेंजर मॉलिक्यूल विच इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड एंड एक्ट ऑन देयर टारगेट्स। हार्मोन क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, खून के ज़रिए सफ़र करके पूरे जिस्म पर घूम के सिर्फ अपने टारगेट पर एक्ट करते हैं। और टारगेट पर एक्ट क्या करेंगे? कोई प्रोसेस पहले से चल रहा हो तो रोकना है इनका काम, रुका हुआ हो तो चलाना है। लेकिन एक ही हार्मोन दोनों काम नहीं करता। जो चला सकता है वो रोक नहीं सकता, जो रोक सकता है वो चला नहीं सकता। ये अलग अलग है बिल्कुल। तो बहुत सारे प्रोटीन्स हार्मोन के तौर पर भी काम करते हैं। इसी तरह एंटीबॉडीज़ का जिक्र किया, हीमोग्लोबिन का जिक्र किया। मसलन एंटीबॉडीज़ बॉडी का डिफेंस कर रही थी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही थी। इसी तरह फाइब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन्स ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती थी। कोई जख्म लग जाए, खून बहने लग जाए तो उसको रोकना इनकी ड्यूटी है। इसके बाद एक और है ओवा एल्ब्यूमिन और केसीन। ये दो और प्रोटीन्स हैं। ये एल्बुमिन है असल में, अंडे में पाया जाता है, इसे ओवा एल्ब्यूमिन कहा जाता है या ओवल एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स है, यानी अंडे के अंदर जो ओवम होता है, सॉरी एल्ब्यूमिन होता है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए अमाइनो एसिड का एक सोर्स होता है। अमाइनो एसिड से वो अपने प्रोटीन बनाकर ग्रो करेगा। इसी तरह केसीन मिल्क में पाया जाता है। मिल्क भी छोटा बच्चा पीता है, तो आपको मालूम है हर जानवर का बच्चा, जो मैमल्स हैं उनका बच्चा दूध पीता है। दूध को मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है, यानी उसमें खुराक के सारे अज्जा हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं। और ये प्रोटीन जो मिल्क प्रोटीन्स हैं वो भी बच्चे की ग्रोथ में मदद करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि प्रोटीन के इतने सारे काम हैं कि हम उनकी गिनती कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो बड़े बड़े काम हो रहे थे उनके हाथ हमने कर दिया, और अब हमारा मौजू चेंज हो गया, प्रोटीन्स ख़त्म। अगला हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है लिपिड्स। लिपिड्स सबसे पहले, ये लिपिड कहते किसे हैं? ये फैट्स एंड ऑयल्स को कहा जाता है। तेल और चर्बियों को मिलाकर लिपिड्स कहते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स। और इन्हीं जैसे कुछ और भी मेंबर्स हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल है, वो सारे इसमें आते हैं। और लिपिड्स में एक और बात ज़रूर रखें, फैट कहें तो हमारे जहन में सिर्फ चर्बी आती है। सिर्फ चर्बी नहीं, चर्बी, बटर, मक्खन, घी, ये सब भी फैट से आएंगे। ऑयल्स, ये पेट्रोल वाला वगैरह निकाल के बाकी जितने भी हैं, यानी जो खुबानी का तेल है, बादाम का तेल है, सरसों का तेल है, ये सारे इसमें आएंगे। अब हस्ब मामूल पहले इनकी कंपोजिशन देखेंगे। जब किसी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन की बात हो रही है तो इससे मुराद क्या है? वो एलिमेंट्स जो इस मॉलिक्यूल में होंगे। तो लिपिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही तीन एलिमेंट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट में मिले। लेकिन फर्क क्या था? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो पानी जैसी थी, H2O, यानी दो हाइड्रोजनों के साथ एक ऑक्सीजन होता था। अगर ये रेशो हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन अगर ये रेशो कुछ और हो जाए तो फिर वो लिपिड बनेगा। तो लिपिड में इनकी रेशो क्या है? हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, while ऑक्सीजन इज द लीस्ट एबंडेंट। ये इनकी रेशो है, यानी कार्बन तो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होता है।
और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत कम है। मसलन एक कंपाउंड हो सकता है C22, 22 कार्बन है, H112 O6, यानी ये आप इसको जरा गौर करें, हाइड्रोजन कितना ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट कहा ना, ये 22 थे, ये 112 हैं और ये 6 हैं। तो आमतौर पर लिपिड उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है, और सैकड़ों के मुकाबले में 5-6 का रेशो बनता है। ये इनकी खास बात है। और इसी हाइड्रोजन की अबंडेंस की वजह से, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन, these lipids are the richest source of energy, richest source of energy। ये एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। असल में यहाँ छोटा सा नुक्ता ज़हन में रखें, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, इस बॉन्ड को जब तोड़ा जाता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, लिपिड्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज में क्या था, C6H12O6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और इसकी एक रेशो थी, और इस एक हाइड्रोजन से तकरीबन 3 ATP निकलते हैं, तो 36 ATP इससे निकलते हैं। अब इसमें जो अभी मैंने मॉलिक्यूल लिखा C22H112O6, तो अब आप देखें, जब यहाँ 3 हाइड्रोजनों से, एक हाइड्रोजन से 3 ATP निकलते हैं, तो 112 हाइड्रोजनों से कितने ATP निकलेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन 300 ATP, कितना ज्यादा निकला? तो मैंने 2 बातें आपसे, एक तो ये याद रखना कि लिपिड्स में हाइड्रोजन की कसरत है, हाइड्रोजन की कसरत है, और ऑक्सीजन बहुत कम है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इस हाइड्रोजन की कसरत की वजह से एनर्जी का ये सबसे बड़ा जरिया है। कौन? लिपिड्स। क्योंकि एनर्जी दरअसल हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको तोड़ते हैं, तो वहां से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, क्योंकि इनके पास ऐसे हाइड्रोजन बहुत हैं, सैकड़ों में हैं, इसलिए इनसे मजमूई तौर पर बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। एक सरसरी तौर पर एक कंपैरिजन आपको बताता हूँ ताकि आपको ये बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, 1 ग्राम, मैं अभी मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, वजन की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो उससे तकरीबन 38 कैलोरीज, 3800 कैलोरीज एनर्जी निकलती है, या 3800 कैलोरीज एनर्जी। और एक प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन तोड़ेंगे तो 4100 कैलोरीज एनर्जी निकलेगी। 1 ग्राम लिपिड को तोड़ेंगे तो 9.1 किलो कैलोरीज निकलेगी, 9100 कैलोरीज। मैंने शायद ये थोड़ा सा मखलूत कर दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। 1 ग्राम आपने लिया है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम लिया है लिपिड, 1 ग्राम लिया है प्रोटीन, बराबर है ना क्वांटिटी? कार्बोहाइड्रेट से कितनी? 3800 कैलोरीज, प्रोटीन से कितनी? 4100 कैलोरीज, लिपिड से कितनी? 9100 कैलोरीज। इन दोनों से दुगनी से भी थोड़ी ज्यादा है एनर्जी। ये क्यों है इतनी सारी? ड्यू टू एबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ गया जी? अब जरा एक उलझा देने वाली बात शेयर करो। लिपिड्स इज अ हेटेरोजीनस ग्रुप, यानी लिपिड्स एक हुजूम का नाम है। बात सुने बेटा मेरी गौर से, एक है तंजीम, एक है हुजूम। ऑर्गेनाइजेशन और मोब दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? लोगों के ग्रोह है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, मसलन पुलिस या फौज वाले परेड कर रहे हैं, तो वहां 3 कतारें होंगी, हर आदमी अपनी पोजीशन पे होगा, डिसिप्लिन के साथ चल रहा होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। हुजूम किसे कहते हैं? एक जलसे में लोग हैं, ना कोई कतार है, ना कोई तरतीब है, बेतरतीब, हेटेरोजीनस इसको कहते हैं।
मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, अभी मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। ये क्यों कहा हेटेरोजेनस? कार्बोहाइड्रेट में देखा हमने यूनिटी थी, मोनोसेक्राइड से ओलाइगो बन रहे थे, ओलाइगो से पॉली बन रहे थे, तरतीब थी कि नहीं? इसीलिए जब उनको तोड़ते थे तो मोनो बनते थे दोबारा। प्रोटीन जितने भी थे उनका यूनिट सेम था, अमाइनो एसिड से बनते थे, अमाइनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन कहते थे, बस तरतीब का थोड़ा फर्क था। यहाँ पर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम कहें लिपिड्स का यूनिट ये है, नो। लिपिड्स में अक़साम है बहुत सारी, बस एक दो चीजें मुश्तरक हैं जिसकी वजह से इस पूरे बेहंगम इज्तिमा को एक ग्रुप में रखा गया है। वो प्रॉपर्टीज क्या है देख लें। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पानी में हल हो रहे, ये नहीं होते। दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। मसलन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? एसीटोन, ईथर, अल्कोहल वगैरह, हेलोजन्स हैं, बेंजीन है, इन सब में ये हल, यानी ये पानी में हल नहीं होते और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये हल होता। इनकी अक़साम क्या है? मसलन क्योंकि ये ग्रोह है, इज्तिमा है, जहां यूनिटी चंद चीजों की है, सबसेली यूनिटी है, ओवरऑल नहीं है। सबसेली यूनिटी क्या है? एक तो इनमें CHO है, हाइड्रोजन ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में थोड़े से ज्यादा। दूसरी बात ये सब के सब पानी में सॉल्युबल नहीं है। तीसरी बात ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल है। ये मुश्तरकात हैं, बाकी इख्तलाफ है इख्तलाफ। तो लिपिड्स की कई अक़साम हैं, उसमें असाइल ग्लाइसरोल हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वेक्सेस हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, और जो आपने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स हैं, टर्पेनॉइड्स हैं। ये आगे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? बस मैं सिर्फ ये दोबारा रिपीट कर दूं, बाकी जितने मॉलिक्यूल हम पढ़ चुके थे उनमें एक सिस्टम या यूनिट उनका एक सेम होता था, उसी से छोटी बड़ी चेन्स बनती जाती थी तो वैरायटी आती थी। इनके पास ऐसा कोई मुश्तरका यूनिट नहीं है। तो यूनिटी किस चीज में है? एक तो कंपोजिशन सेम है, दूसरा ये सब के सब पानी में हल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल हैं, और ये सब के सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हल नहीं होते। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये बुनियादी चंद बातें जहन में रखने के बाद हम अब अगर कोई कहे हमें इनको डिफाइन करें तो हम क्या बोलें? डेफिनेशन ये हम सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको बन जाएगी। क्या कहेंगे? द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are composed of carbon, hydrogen and oxygen, where hydrogen is the most abundant element and oxygen is the least abundant element. These are insoluble in water and soluble in organic molecules. ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल है। मिसालें क्या हैं? असाइल ग्लाइसरोल्स, फॉस्फोलिपिड्स, वेक्सेस एंड स्टेरॉइड्स ETC। ये इनकी डेफिनेशन हो जाए। अच्छा, अब इस डेफिनेशन के बाद इनकी टाइप्स को एक एक करके देखें। मैंने कहा था बुक में इनको पहले जनरल तारुफ कराया, फिर केमिकल फार्मूला बताया, हम दोनों को मिलाकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं असाइल ग्लाइसरोल की तरफ।
जब इसका फार्मूला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको असाइल ग्लाइसरोल क्यों कहा गया है। असाइल ग्लाइसरोल्स, और इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स। इनकी डेफिनेशन है these are esters of glycerol and fatty acids। ये डेफिनेशन तो बहुत आसान है। क्या कहा मैंने? असाइल ग्लाइसरोल्स आर ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। लेकिन इनकी एक जनरल डेफिनेशन भी, ये तो स्पेसिफिक डेफिनेशन बता दिया। जनरल डेफिनेशन क्या है? ईस्टर, तवज्जो है मेरी तरफ, वो मॉलिक्यूल जब एक अल्कोहल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे जो कंपाउंड बनते हैं उनको ईस्टर्स कहते हैं। कोई भी अल्कोहल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करे तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको ईस्टर कहते हैं। ये भी ईस्टर हैं, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल की एक खास टाइप इस्तेमाल हुई, कौन सी? ग्लाइसरोल। और एसिड की भी एक खास टाइप इस्तेमाल हुई, वो कौन सी है? फैटी एसिड। यहाँ का अल्कोहल ग्लाइसरोल है, यहाँ का एसिड फैटी एसिड है। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ईस्टर्स बनते हैं। इसीलिए हमने डायरेक्ट कैसे डिफाइन कर दिया? These are acids, esters of glycerol and fatty acids। तो अब हमें पहले इन दोनों के फार्मूलों का पता होना चाहिए। ग्लाइसरोल कैसा है और फैटी एसिड किसे कहते हैं। जरा तवज्जो करें, आपका इम्तिहान भी होने वाला है। ग्लाइसरोल एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। इधर देखें बेटा, मेरे साथ चलें प्लीज। 3 कार्बन है, इन तीनों के साथ OH लगा और जो बाकी जगह है वहां H लगा। इसको कहते हैं ग्लाइसरोल। अब सवाल यह है कि क्या हम इसको ट्रायोज कह सकते हैं? ट्रायोज कह सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं कह सकते? 2 वजह से इसको ट्रायोज नहीं कह सकते। एक तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, दूसरा इसके तीनों कार्बनों के साथ OH लगा है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में तो एक के साथ OH नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल है ग्लाइसरोल। अब इस ग्लाइसरोल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होंगे। फैटी एसिड का फार्मूला ये है C+OH। इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ते हैं? COOH पढ़ सकते हैं ना, यानी इसको COOH भी पढ़ सकते हैं। तो ये दरअसल है किस तरह से? C+OOH। कार्बन की वैलेंसी याद है ना? 4 वैलेंसी, अभी कितनी फिल हुई? 3 फिल हुई है। चौथी वैलेंसी की जगह है R। इस R का मतलब मैं बताऊंगा अभी। एक फैटी एसिड ही है, दूसरा फैटी एसिड भी इसी तरह है OH R। तीसरा फैटी एसिड भी इस तरह से R। यहां R से मुराद क्या है? R इज इक्वल टू चेन ऑफ कार्बन्स। तो ये नुक्ता आपको अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड में भी एक R था, उसको क्या कहा था हमने? वेरिएबल कहा था। अमाइनो एसिड में R की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता था और सारे अमाइनो एसिड में उसी R का फर्क था। यहाँ R वेरिएबल नहीं है, यहाँ R क्या है? चेन ऑफ कार्बन। अच्छा, अब इस चेन में कितने कार्बन होंगे वो बात की बहस है। पहले इनको जोड़ना है हमें। जुड़ेंगे कैसे? तवज्जो करना। आपको इल्म में है कि रिएक्शन जब किसी अल्कोहल का होता है तो वो अल्कोहल रिएक्शन में OH देता है और जो एसिड होता है वो H देता है। तो इस फैटी एसिड से H, अल्कोहल से OH, यही रूल इधर भी अप्लाई हुआ। क्या बन गया? 3H2O।
3 पानी के मॉलिक्यूल निकल गए, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। पानी निकल रहा है ना, डिहाइड्रेशन। इधर तवज्जो करना है। अब देखें ये O अभी इसी तरह से पड़ा हुआ है और इस O का क्या बना जो बच गया है, उस O को इस ग्लाइसरोल वाले कार्बन और फैटी एसिड वाले कार्बन ने आपस में शेयर किया कि नहीं किया? यानी ये O एक तरफ उस एसिड के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक तरफ अल्कोहल का। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड। इसी ईस्टर बॉन्ड की वजह से ये हो गया आपका ईस्टर। लेकिन किसका ईस्टर? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का। फैटी एसिड कितने हैं? 3। इसलिए इसका असल नाम है ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। क्या नाम है इसका? ट्राई असाइल। यहां ट्राई तो समझ में आ गया, ये असाइल क्या हुआ? असाइल केमिस्ट्री है बेटा, केमिस्ट्री। देखें थोड़ा सा तवज्जो करें तो ये असाइल भी समझ में आएगा। फैटी एसिड का पहला मेंबर, मशहूर मेंबर एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। फार्मूला याद है ना? CH3 COOH। ये एसिटिक एसिड है, ये 3 है। मैं दोबारा बताता हूं कि इस फैटी एसिड की फैमिली का पहला और सबसे नुमाया मेंबर कौन है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में जब H कम हो तो इसको कहते हैं एसिटेट। अगर OH कम हो जाए, ज्यादा रिएक्टिव हो जाए तो एसिटाइल। तो अब एसिटाइल समझ में आ गया, उसी को एसाइल कहा। ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल तो ये है। हो गई बात क्लियर? तो एक ग्लाइसरोल के साथ जब 3 फैटी एसिड ईस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ गए तो ये मजमूई तौर पर जो मॉलिक्यूल बना वो एक ईस्टर मॉलिक्यूल था। लेकिन इस ईस्टर मॉलिक्यूल का नाम क्या था? असाइल ग्लाइसरोल भी था, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल भी था। और इसी को न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। न्यूट्रल क्यों कहा? रिएक्शन से पहले इन दोनों के साथ OH था तो वो रिएक्टिव हो गए थे, लेकिन रिएक्शन में इन्होंने H2O निकाल दिया, उसके बाद अब नॉन रिएक्टिव हो गए तो न्यूट्रल कहलाए ना। तो 3 नाम हो गए। असाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं इनको, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं, और न्यूट्रल लिपिड्स भी। न्यूट्रल कहने की वजह मैंने बता दी, रिएक्शन से पहले ये रिएक्टिव थे OH की मौजूदगी की वजह से, लेकिन वो OH जब रिएक्शन में हिस्सा ले चुके तो अब मजीद रिएक्शन में हिस्सा लेने की पोजीशन नहीं है, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव हो गए, यानी वो न्यूट्रल हो गए। इन्हीं को न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं, असाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं। समझ आ गया बेटा? अच्छा, अब हम आते हैं इनकी कुछ और खूबियों की तरफ। ये जो चेन ऑफ कार्बन है, इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? इधर R की जगह चेन ऑफ कार्बन कहते हैं ना, कितने? तो याद रखना इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है 2 to 30, कम से कम इधर 2 कार्बन होने चाहिए। 2 to 30। ये 2 का मतलब, तवज्जो है ना मेरी तरफ? 2 का मतलब एक कार्बन ये, एक कार्बन ये भी शामिल हो जाए। कम से कम कितने? 2। ज्यादा से ज्यादा 30 से ज्यादा नहीं। और दूसरी शर्त क्या है? इवन नंबर। ये इवन नंबर में होंगे, ऑड में नहीं होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 30 ऑड में नहीं होंगे। ऑड हो जाएंगे तो और बन जाएंगे, ये फिर वो नहीं रहेंगे, असाइल ग्लाइसरोल नहीं रहेंगे। अच्छा, तीसरी शर्त क्या है? These carbons may have double or single bonds। इन कार्बनों के दरमियान आपस में डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड्स। लेकिन एक छोटी सी शर्त इसमें ये भी रखना है, डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं होंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सिंगल बॉन्ड तो है ही सारे। और इस डबल और सिंगल बॉन्ड की वजह से इनमें खूबियां आ जाएंगी।
कैसी खूबियां? अगर इफ देयर इज सम डबल बॉन्ड्स, सम डबल का मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर कुछ डबल बॉन्ड हुए तो ऐसे लिपिड्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड लिपिड्स। ऐसे लिपिड्स को अनसैचुरेटेड लिपिड्स कहते हैं। सैचुरेशन पता है ना क्या होती है? पेट भर जाए तो सैचुरेट कहते हैं, फुल, या कोई भी चीज अपनी फुल कैपेसिटी में हो तो वो सैचुरेशन कहते हैं। अब हुआ क्या है, फर्ज करें यहां पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इन कार्बनों की तो वैलेंसियां हैं, है ना? ये वैलेंसियां किससे फिल्ड है? H से, कोई फंक्शन नहीं, H से। यहां पर जब भी H होगा तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 H कम करने पड़ेगा। इसका मतलब हर डबल बॉन्ड पर 2 H कम है, इसलिए इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड। यानी अनसैचुरेटेड का मतलब है कि हाइड्रोजन लगाने की जितनी गुंजाइश थी उससे कम हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड को इस मजबूरी में बना। तो मैं खत्म कर रहा हूं जल्दी जल्दी। अगर कुछ डबल बॉन्ड हुए तो उनको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड लिपिड्स। इनकी पहचान क्या है? दीज आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हर हाल में लिक्विड हालत में हो। एंड दीज आर कॉल्ड ऑयल्स। इन्हीं को ऑयल्स कहते हैं। एंड ऑयल्स आर फाउंड इन प्लांट्स। ये पौधों में पाए जाते हैं, जानवरों में नहीं है, ना होने के बराबर है। लिमिटेड 1-2 मिसालें हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे आपने सुना होगा फिश लिवर ऑयल, वो एनिमल में वाहिद वो मछली के जिगर में पाए जाने वाला थोड़ा तेल है, वो भी क्यों पाया जाता है कभी बता देंगे मौका मिला। अब इसका उलट कर लें, नो डबल बॉन्ड एट ऑल, एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो तो उनको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड लिपिड्स। इनकी पहचान क्या है? दे आर सॉलिड and they are called fats and fats are found in animals। चर्बी या चर्बी जैसी चीजें सिर्फ जानवरों में, किसी पौधे से चर्बी निकली है? किसी जानवर से तेल नहीं निकलता, वरना हम जैसे इंसान जितना जालिम कोई नहीं है। बकरी से अगर तेल निकलता तो जहां कोई बकरी मिलती निचोड़ के तेल निकाल के हम घर बेचते। चर्बी को तो खोल के नहीं निकाल सकता ना, इसलिए। और किसी पौधे से आपको चर्बी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया?